आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पे कितने सारे कैलीग्राफी आर्टिस्ट जो है अपने जो भी कैलीग्राफी से चीजें वो बनाते हैं, फ्रेम्स हो या कोई भी डेकोरेटिव सामान हो, उसको वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। बट ऐसे में बात आती है कि वो कितना सीरियस है इस आर्ट को लेके। फिर आती है बात टीचर्स की, क्या उनके पास वो टीचर्स यहाँ पे हैं जो उनके आर्ट को और बेहतर उनको समझाने में या प्रैक्टिस करने में उनकी हेल्प करें। आज हम कैलीग्राफी और उसके चैलेंज पे भी बात करेंगे और इसी सिलसिले में आज हम मिलने आए हैं बांडीपुरा की एक लड़की से जिनका नाम है फाइजा खान, और फाइजा एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। थैंक यू सो मच फाइजा फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जी फाइजा, अब आपका जो एकेडमिक्स का सफ़र रहा है, मैथमेटिक्स में आपने मास्टर्स किया है एंड देन दिस ट्रांजिशन कि मैथमेटिक्स पढ़ के आप कैलीग्राफी में भी इंटरेस्टेड है। थोड़ा शुरुआत से बताएं कि इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ? मैं पहले से इंटरेस्टेड थी, बल्कि जब मैं कुरान पाक पढ़ती थी तो मुझे उसका स्क्रिप्ट जो था वो बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं भी कब ऐसे कुरान पाक लिखूं, ठीक। फिर उसके साथ साथ ही मैंने स्टार्ट किया और कैलीग्राफी लिखना स्टार्ट किया। एंड दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि इसका नाम, इसको कैलीग्राफी कहते हैं। आफ्टर दैट मैंने इस पर रिसर्च की, कैलीग्राफी देखी, इसके बहुत सारे स्क्रिप्ट्स रीड किए और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इंडिविजुअली इसको आगे प्रमोट नहीं कर पाऊंगी। सो मैंने टीचर्स को रिसर्च किया। फिर मैंने बहुत 2-4 टीचर्स मुझे ईरान के हैं जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, क्योंकि सोशल मीडिया है तो इजी फॉर यू कि आप किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाई ईरानी टीचर्स? बिकॉज जब मैंने कश्मीर में देखा तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जो मुझे सिखा सके। आफ्टर दैट मैंने ईरान के टीचर्स से सीखा, वो भी ऑनलाइन एट माई होम। कोई कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, कोई सर्वाइव नहीं करना पड़ा, तो इसलिए मुझे अच्छे से घर में ही अच्छे से मैंने कैलीग्राफी सीखी। आफ्टर दैट मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार मैं प्रैक्टिस करती रही। एक फॉन्ट में नहीं, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मैंने सीखे। पहले मैंने खते नस्ख स्टार्ट किया, खते सुल्स, खते विस्साम, एब्स्ट्रैक्ट, कुफिक, बहुत सारे फॉन्ट्स लिखे मैंने। उसके बाद मैंने कुरान पाक लिखा। आफ्टर दैट कुछ टाइम पॉज लिया मैंने, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि मैं बच्चों को सिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने देखा कि हमें सिर्फ एक श्रीनगर में एक टीचर है जो कैलीग्राफी सिखाते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने फीमेल्स में देखा तो कोई सिखाने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मी, कि मैं लोगों को सिखाऊं, खुद भी सीखूं, खुद अर्न भी करूं, लोगों को सिखाऊं और वो भी अर्न करे, ताकि वो जो है इस टाइम का जो करंट सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा ये नीड होती है पैसों की, हर किसी बंदे को है। सो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को सिखाऊं, वो अर्न करे इस आर्ट को, बल्कि वो एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि खुद एक इंडिपेंडेंट भी बने। अभी तक कितनी लड़कियों को आपने ट्रेन किया होगा? ऑलमोस्ट आई हैव 50 स्टूडेंट्स जिनको मैंने कम्प्लीटली एक नहीं 3 स्क्रिप्ट्स कंप्लीट करवाए हैं, इवन दो कि वो अभी अच्छे से अर्न भी करते हैं इस कैलीग्राफी के थ्रू। अब एक चीज़, जैसे आप बहुत सीरियस थे कैलीग्राफी को लेके, आपने ईरान से टीचर्स को ढूंढा, उनसे हेल्प ली, बट बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको नहीं खुद भी पता वो क्या कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनका क्या फ्यूचर रहेगा? आई थिंक कि मतलब कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए पहले उसका बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं किसी को सिखाऊं, अगर मैं उसको गलत तरीके से सिखाऊं, दैट मीन्स जो हमारी कमिंग जनरेशन है वहाँ पे भी गलत मैसेज आएगा। इट इज़ रियली नेसेसरी कि आपको डिटेल्ड इसकी रिसर्च करनी है। कोई भी चीज़, इट्स नॉट अबाउट कैलीग्राफी, कोई भी चीज़ जब आप किसी को सिखा रहे हो उसका गलत मैसेज आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर आगे किसी और को सिखाएंगे वहाँ पे भी और गलत मैसेज आएगा। सो फाइजा, डू यू थिंक कि कैलीग्राफी आर्ट जो है उसको हमें वोकेशनल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चों को स्कूल्स में या हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाया जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको हमें मतलब हमें इसको स्कूल्स में लेना चाहिए, या एज ट्यूशन सेंटर्स जो होते हैं
चाहिए, वहाँ पे भी इसके प्रोग्राम्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, लेकिन एज सच मुझे इसका कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अगर मैं देखूंगी कि बांडीपोरा की तरफ से कुछ सपोर्ट मुझे नहीं मिला कैलीग्राफी, लेकिन इंडिविजुअली मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी अर्न किया, बहुत सारे बच्चों को अभी जो कैलीग्राफी के थ्रू अर्न भी करते हैं। अगर इसकी ट्रेनिंग्स होती है, जो अब अगर हम देखेंगे करंट सिचुएशन में जो बच्चे हैं मतलब सोशल इवल्स की तरफ जा रहे हैं, अगर वो इसकी तरफ जाएंगे, उनको सोशल इवल्स अगर हम देखेंगे वो स्टार्ट होते हैं ग्रीड से, मनी से स्टार्ट होते हैं। वो इस चीज को लेके वो कोई ना कोई गलत स्टेप तो उठाते ही है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूंगी, अगर गर्ल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गलत चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंसेस किस तरह से इसमें मेंटेन होते हैं, मतलब आप कैसे रीच आउट करते हैं लोगों तक कि आप हमारा ये चीज देख लीजिए, उनको पसंद आता है वो खरीदते हैं? एक्चुअली पहले मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, फिर आफ्टर दैट 2020 से मैंने सोशल मीडिया पे आई, इंस्टाग्राम पे आई, फेसबुक पे मेरा पेज है कैलीग्राफी बाय फाइजा खान, और इंस्टा पे भी मेरा पेज है कैलीग्राफी बाय फाइजा खान। तो मैंने वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट किए। पहला बहुत कम रिस्पॉन्स रहा, आफ्टर दैट लोगों ने देखा, लोगों को भी लगा कि आर्ट है क्या, ये सच में खुद करती है कि नहीं, क्योंकि मेरे लाइव वीडियोस आते हैं, मेरा जो होता है वो लाइव ही होता है, बिल्कुल मैं फोटोज अपलोड नहीं करती हूँ, मेरा जो भी है वो फ्री हैंड कैलीग्राफी है। तो लोगों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगा। आफ्टर दैट लोगों ने मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया, और मैं उनको जो भी ऑर्डर्स होते हैं कस्टमाइज करके देती हूँ। तो ये जो इसमें लॉजिस्टिक्स वगैरह यूज होती है वो कहाँ कैसे आप अरेंज करते हैं? जैसे कि जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ, आई यूज टेलीग्राम, मोस्टली आई यूज टेलीग्राम जी। तो आफ्टर दैट जब बच्चों को मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, बेसिक स्ट्रोक्स, बेसिक जो स्ट्रोक्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, कर्व्ड होते हैं, वर्टिकल स्ट्रोक्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं, तो मैं उनको पहले वो सिखाती हूँ। आफ्टर दैट जो ही हम अलिफ पे आ जाते हैं तो उनको एक प्रॉपर टच देना पड़ता है कि कि जो मेजरमेंट होता है कैलीग्राफी में वो स्केल से नहीं होता है, वो किसी पेंसिल के यूज से नहीं होता है, बल्कि नुक्तों से, जिनको हम मीज़ान कहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उनको सिखाते हैं। और एंगल्स जो है 90 पे लेना हो, 75 पे कलम को लेना है, उनको बता के वो मतलब अच्छी तरह से सीख लेते हैं। कितना टाइम लगता है एक अच्छा कैलीग्राफी डिजाइन बनाने के लिए, या वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो? बिल्कुल, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कितना आर्ट वर्क बड़ा है। अगर आप अभी जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी उसको उतना कम टाइम लगेगा। एग्जैक्टली हाँ, जिसको जितनी प्रैक्टिस होगी उतना कम टाइम लगेगा। जैसे वर्कशॉप्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट में? हमारे डिस्ट्रिक्ट में एज सच कैलीग्राफी का कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ था। एक बार हुआ था कैलीग्राफी कंपटीशन यहाँ पे, तो आई वाज देयर एज अ जज। मुझे इंस्ट्रक्ट करना था कि किसने कैसा बनाया है। वो कैशोटिक्स ने किया था, तब मैं वहाँ पे थी एज जूरी। तो अपार्ट फ्रॉम दीज फ्रेम्स और क्या चीजें बना? मैंने इस साल ही नया किया था, डिजिटल फ्रेम्स मैंने टच दिए, मैंने डिजिटल कप्स मैंने इसमें ये ऐड किए, मैंने ये टेम्परेचर बोटल्स है, ये 100% मतलब 100% का ये जो वाटर जो है वो हॉट रहता है, इसमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी यूज़ करती हूँ मैं। लेकिन इस चीज़ में हमें बहुत सारी मतलब ये उठानी पड़ती है, प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन क्योंकि सिटी से 58 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे रहना, और जो लोग सिटी में ये कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजीली होता है हर कोई चीज़, तो हमें उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी मैंने इनका इस साल टच दिया था डिजिटल आर्ट का, तो मैंने उसमें की चेन्स भी ऐड किए थे, लाइक दीज आर द की चेन्स, तो मैंने ऐड किए थे। और मैंने वेनाइल का किया था। ये सारी चीजें मैंने इस साल ऐड की थी, लेकिन इनका बहुत अच्छा ये रेस्पॉन्स रहा, लोगों ने बहुत अच्छे से लिए ये सारी चीजें। इनका जो कॉस्ट वगैरह आता है, तो जब आप लोगों को बेचते हैं तो उनको महंगा तो नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हार्ड वर्क आप इसमें डालते, बिल्कुल एक आई थिंक जो आपका आर्ट वर्क होता है उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पे कर सकता है। लेकिन अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए हम उस प्राइस पे बेचते हैं फिर अपने आर्ट वर्क को, कि लोगों को भी ज्यादा महंगा ना लगे, ताकि फिर लोग भी आपके पास आए और बार बार ले। So how are your family members and friends reacting to this? क्या कहते हैं? एक्चुअल में मेरी फैमिली तो बहुत ज्यादा खुश है इस आर्ट वर्क को देख के, और मेरे फ्रेंड्स मैं देखूंगी सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी है, सारे मास्टर्स किया है, बहुत सारी डिग्रीज भी की है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अगर कोई घर में कितना भी ये क्यों ना हो, लेकिन हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है इस मामले फाइनेंशियली। तो वैसे वो बहुत ज्यादा खुश होते कि नहीं फाइजा आपने तो कुछ किया, इसी
आर्ट वर्क के साथ, लेकिन आप आगे जा रहे हो। नाइस। आपने कुरान शरीफ भी लिखा था, राइट? जी, कितना अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम लगा था? That was almost I think 7-8 months that takes me। जी 8 बिल्कुल। महीने। जी जी। वाह। और आपने सूरह यासीन भी लिखा? Within a few days, क्योंकि इसमें बहुत कम ज्यादा time प्रैक्टिस हो गई थी हाँ, तब तक। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने की थी सूरह यासीन को, मतलब बहुत टाइम हुआ था मुझे कैलीग्राफी के साथ। तो पहले ये कुरान पाक मैंने लिखा था। आई हैव रिटन द ट्रांसलेशन भी साथ साथ में, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी और अरबिक भी लिख के है। ग्रेट, वेरी नाइस। तो इसका आप फर्दर क्या प्लान करें? ये फ्रेम्स बनेंगे इसके? नहीं, फ्रेम्स तो नहीं। आई हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स येट जो अभी डिस्क्लोज नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड, जब हम कोई प्रोजेक्ट बना दे तो पहले हमें देखना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई और गया है कि नहीं। आफ्टर दैट हम किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द डिस्क्लोज होंगे वो प्रोजेक्ट्स भी जो बाकी है। और दूसरा मैंने बनाया था कि एब्स्ट्रैक्ट पे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो किसी को ये मतलब ये लेटर्स होते हैं जिनका कोई रिदम नहीं होता है। ठीक, तो ये विजुअली अपीलिंग लगते हैं, बिल्कुल। बट मीनिंग इनका जो होता है वो लेटर्स है, वो लेटर। ठीक, तो वो जो बनाता है तो सिर्फ उसको समझ आता है। बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट 5 years वेयर डू यू सी योरसेल्फ विद दिस आर्ट? इंशाल्लाह मैं चाहती भी हूँ और अल्लाह की मर्जी भी होनी चाहिए कि इस आर्ट को लेके मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों को एक एकेडमी भी अपनी खोलूँ आर्ट के रिलेटेड, क्योंकि आई वाज द वन जिसने पहले स्टार्ट किया था फीमेल्स में बच्चों को सिखाना। तो मैं ही चाहती हूँ कि मैं अपनी एकेडमी खोलूँ और बहुत कम इस चीज़ पे कि मैं बहुत सारे बच्चों को सिखाऊँ कैलीग्राफी को इंशाल्लाह। क्योंकि एक उस्ताद का दर्जा आई डोंट थिंक कि किसी और चीज़ से, मतलब उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है। मेरे पीछे क्रिकेट की लाइव परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, किस तरह से आहिल जो है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब 5 साल के हैं, पहले हमें भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस इनकी होगी। जब भी आहिल क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में आते हैं तो यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि सब लोग इतने छोटे बच्चे को देख के हैरान हो जाते हैं। ये जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं, तो वो कहाँ से सीख पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे इनकी अंकल की भी मेहनत है, काफ़ी पुश कर रहे हैं इनको काफ़ी ट्रेन भी कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस जगह की, बोनियार जो है एक रिमोट विलेज है। मैंने पहले भी बोला कि श्रीनगर से काफ़ी दूर है। तो इस तरह का टैलेंट जब रिकग्नाइज होता है इन जगहों पे, तो फिर हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अब आहिल की इस एज में जो परफॉर्मेंस है, एंड अगर इनको सही प्लेटफॉर्म मिला तो शायद आप उम्मीद कर ही सकते हैं कि इनकी जगह आने वाले वक्त में कहीं और होगी। अब आप जो फ्रेम में जिस छोटे बच्चे को मेरे साथ देख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद आहिल। 5 साल इनकी उम्र है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। जी हाँ, मुझे पता है आपके जहन में यही बात आ रही होगी कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेल सकता है, लेकिन हम भी इनको देख के हैरान हुए जब हमने देखा जिस तरह ये क्रिकेट खेलते हैं। आहिल, किस क्लास में पढ़ते हो आप? LKG। किस स्कूल में पढ़ते हो? आर्मी गुड में। अरे वाह। आपसे जानना चाहूंगी कि सब लोग कहते हैं कि आहिल बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, आपकी तारीफें लोग कर रहे हैं, तो किसने सिखाया आपको क्रिकेट खेलना? चाचू ने। आप चाचू से कहते थे कि मुझे सिखाओ, या चाचू ही पकड़ पकड़ के ले रहे हैं कि नहीं जी सीखना है सीखना? मैं ही बोल रहा था चाचू को। क्रिकेट के बगैर क्या अच्छा लगता है खेलना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आप क्रिकेट खेलते हो, अब सब लोग आपकी, जैसे मैंने बोला, तारीफ करते हैं, तो मम्मी पापा घर में क्या बोलते हैं? तुम बहुत अच्छे खेलते हो। तारीफ करते हैं? अच्छा, जिस दिन बहुत अच्छा खेलते हो उस दिन कोई गिफ्ट भी मिलता है? गिफ्ट नहीं देते? अच्छा, मुझे बोलो, स्कूल में जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी पता है आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तो स्कूल में कोई बच्चा है जो आपकी तरह खेलता है? कौन? वो मेरा दोस्त तैमूर। तैमूर, वो भी आपकी तरह अच्छा क्रिकेट खेलता है, आप ही के जितना है? ठीक। मुझे बताओ कि आपके जो चाचू है किस तरह की प्रैक्टिस कराते हैं आपको? बैटिंग की। बैटिंग अच्छी लगती है कि बॉलिंग? बैटिंग। बैटिंग क्यों अच्छी लगती है? हाँ,
क्योंकि बैटिंग अच्छी होती है। उनकी बैटिंग अच्छी होती है। अच्छा, चीटिंग तो नहीं करते हो? ठीक है। मुझे आप एक बात बताओ, आप क्रिकेट देखते हो? तो सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? विराट कोहली। विराट कोहली। अब देखिए इतना छोटा है कि ये नाम भी उसका प्रोनाउंस नहीं कर पाते ठीक से। विराट कोहली इनके फेवरेट क्रिकेटर है। वो क्यों आपको अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छे खेलते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। तो बड़े होके आप क्या चाहते हो, उनकी तरह क्रिकेट खेलना? ठीक। आपके स्कूल में टीचर्स वगैरह जो हैं वो क्या कहते हैं जब आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हो? वो बोलते हैं आप अच्छे खेलते हो। हाँ। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? कौन सी बुक अच्छी लगती है? अलिबे वाली। अलिबे वाली। क्रिकेट के बगैर और क्या क्या चीजें करते हो आप? नमाज पढ़ता हूँ, दरगाह जाता हूँ। अरे वाह। अच्छा, खाते पीते क्या हो? बिकॉज क्रिकेट में तो बहुत मेहनत लगती है ना, तो क्या खाते पीते हो आप? अंडा रोटी और जूस पीते। जूस, अंडा रोटी भी रोज खाते हो? आज भी खाया? अभी मेरे साथ मुख्तार अहमद है, आहिल के अंकल है। मुख्तार साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आहिल अभी इतना छोटा है लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मैंने इससे बात की तो इसने कहा कि मेरे चाचू मुझे सिखा रहे हैं। तो क्या एम है, क्या मोटिवेशन है, किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं इनकी? ट्रेनिंग तो इसकी फ़िलहाल हम घर पे ही कर रहे हैं। यहाँ पे उतनी कोई फैसिलिटी नहीं है बोनियार में हमें एकेडमीज या कोई ग्राउंड, तो जो कुछ भी अभी फ़िलहाल ये खेल रहे हैं वो घर पे ही इसका चल रहा है अभी फ़िलहाल। इंशाल्लाह आगे देखते हैं आगे क्या होगा। जी, तो अभी जो ये सीख रहा है क्रिकेट, तो इसकी जो तालीम है उस पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, तालीम पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। स्कूल भी जाता है, ये दरगाह भी जाता है और क्रिकेट उसके साथ क्रिकेट भी ये खेलता है। तो जब ये आपसे बात करता है क्रिकेट को लेके या इसके जहन में कुछ सवालात भी आते होंगे, तो क्या जनरली किस तरह की बातचीत करता है क्रिकेट को लेके? क्रिकेट को लेके ये इसका तो पहले से ही शौक है। जब से ही छोटा था, अभी तकरीबन 1-1.5 साल पहले हमें पता चला कि ये इसका मतलब ये नेचुरली खेलता है, अच्छा खेलता है, तो हमने इसको थोड़ा खेलने के लिए तैयार किया और आज ये खेलता भी है। क्रिकेट के बारे में बस ये मैच भी देखता रहता है। फिलहाल इसका फेवरेट जो है विराट कोहली है, तो उसके बारे में थोड़ा पूछता है। जी, तो आप इसके चाचू हैं और इसको हमेशा प्रैक्टिस भी कराते थे, तो आपसे जानना चाहूँगी क्या आप भी क्रिकेट खुद खेलते थे? पहले तो मतलब थोड़ा सा ही खेलते थे हम, यहाँ पे लोकल ही, ज़्यादा आगे तो नहीं जा पाए, बस लोकल ही थोड़ा बहुत। आप चाहते हैं आपकी इसके सपने पूरे हों? इंशाल्लाह ज़रूर। Being a Muslim girl, learning an Indian classical dance form, Odissi dance, it is believed that it's a Hindu ritualistic culture, but I think we have broken that barrier. And I'm so grateful to Allah Mia, to Lord Jagannath, or whatever one wants to call the divine energy. Thanks to Shimran, because Shimran actually has an origin from Odisha, and this is not about religion but rather a cultural practice, and through her is how I also got attached to this culture. So we do not connect it to religion, we connect it to the Indian culture. Exactly, as Anne said, my being from a Muslim family, but my parents truly believe in religion being a very personal practice, and the idea of adapting, living, reliving and propagating Indian art and culture. So hence I ended up learning Indian classical dance, and then when we both became friends, I think I just communicated through ghungroos, some ghungroos. So that's how we both ended up learning dance, and I'm so grateful to Allah Mia, to Lord Jagannath, or whatever one wants to call the divine energy.
that because of that energy, I think it's his message that anybody and everybody can do dance. Yeah. I was very small, to be very honest. I was a tiny tot, and I used to stand in front of the television and dance in front of for Bollywood songs and listen to songs and dance and all. So my parents actually saw the interest in me. I didn't have to convey them because I was too small to understand that, and they were the ones who realized that she has the rhythm sense, she has the tala sense. So why not learn classical? So it's all my parents. Odissi is primarily structured on Tribhanga, which is division of your body within 3 pointers. And furthermore, I think the representation of the state in itself and the Lord through our attire, through our costumes, for example. Filgiri work is very famous in Odisha, and the jewelries actually represent the Filgiri work. Moreover, as you can see our headgear, it represents the Jagannath temple. And as for our costumes, traditionally it's made from patto, and I think Shimran can add more onto it. So yeah, it's made from Sambalpuri Patto Sari, and the idea of Odissi is not just restricted to a region, but to the culture of Lord Jagannath. The tahiya, the costume, the makeup, the jewelry, and of course the postures, the chauka, the Tribhanga being inspired from Lord Krishna, or chauka being inspired from Lord Jagannath. So it's a very exquisitely cultural take that Odissi holds, and it's not just restricted to Lasya or Tandava aspect of it, but has both the elements. So that's what makes Odissi unique. Yeah. The world is a big universe. All you need to do is Google. And apart from that, both of us have our own institutions. Could you speak my towards? institution is Lasyayan, and Mine is Shrestha Lati's Ballet House. While Shimran primarily focuses on Odissi and research around it, I focus on different audio and visual performing arts. I think for me it has taught me inclusivity, inclusion, the idea of togetherness, oneness, because being a Muslim girl, learning an Indian classical dance form, Odissi dance, it is believed that it's a Hindu ritualistic culture, but I think we have broken that barrier, that idea that dance and religion maybe separates and things like that, but in reality, India is one whole big home, and we are all a part of it. Yeah. Be it from any religion, we can practice art, culture, dance whenever we want. I think there's a big misconception that it's fading away, but rather you would say it's being exploited to a sense that we don't want people to do. What we really want is to audience or the people to grasp the in-depth beauty of Odissi, or rather classical dance, rather than being just a tool of joy and fun. The practice of getting ready, the costume, the makeup, that is the very moment the ritual itself begins. We cannot just laugh around, talk around, or we go in a very silent mode. With every stroke of our liner, with every stroke of our lips, we, from Shimran or from Anne, we slowly become Odissi dancers. Yeah. So that's the whole ritual of it. And then while tying our ghungroos, it just feels that there's some energy that we are trying to absorb that makes us do what we do on stage. I think
we come from a Muslim community, as said, right? So of course there is a lot of, I think, mixed feelings. But what we want, as we said earlier, what we want is to all the communities to understand that religion and culture is fairly different amongst each other. And at the end of the day, we are Indians, and this is our culture. And I hope all the communities respect the same. As we said, it was two of us, 2 decades of dancing, 2 ideas, 2 concepts coming together, and 2 souls on the stage. So hence Dwi, the idea of 2, coming together as one.